Children, today we are going to discuss the ball poem written by John Berryman. First of all, we will discuss about the poet. John Allen McAlpin Berryman was an American poet and scholar. He was born on October 25th, 1914 and died on January 7, 1972. He had been a major figure in American poetry in the second half of the 20th century. Means after 1950, second half of the 20th century means after 1950s. He had been a major figure in American poetry. उनका अपना अलग स्थान था. And his best known work is the Dream Songs. He is well known for his Dream Songs, जो उनकी creation है, उससे उनको जाना जाता है. The theme of the poem. Losses are part and parcel of our life. Losses means खो जाना. हमारी कोई भी चीज़ जो कि हमें बहुत प्यारी हो या कोई प्रिय हमारा परिवारजन हमारे से दूर चले जाते हैं, हमारी कोई प्यारी चीज़ खो जाती है, तो दैट इज़ एन इनएविटेबल पार्ट ऑफ आवर लाइफ. ये अवश्यंभावी है, हमारी डे टू डे लाइफ में ये होता रहता है. In this materialistic world, everyone has to lose something or the other. कुछ न कुछ सबका इस भौतिकवादी संसार में अक्सर कुछ न कुछ खोता रहता है. Still one has to endure and fulfill one's obligation. फिर भी हमें ये सब बर्दाश्त करके अपनी जो जिम्मेदारियां हैं, जो हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उनको फुलफ़िल करना पड़ता है. This poem describes how we feel when we lose something. ये पोएम हमें बता रहा है कि हमें कैसा लगता है जब हम कुछ खोते हैं. दैट वी लव एंड ग्रो अप इवेंचुअली विदाउट इट. जिसको कि हम प्यार करते हैं और ग्रेजुअली इवेंचुअली हम इसके बिना जीना सीख लेते हैं और हमें ऐसे रहना पड़ता है हमारी प्यारी चीज़ के बिना, या कोई बिलवेड पर्सन जो हमारी लाइफ में था वो अब नहीं है, उसके बिना भी हमें जीना पड़ता है. इट इम्पार्ट्स अस द वैल्यू दैट हाउ टू स्टैंड अप अगेंस्ट द सेटबैक्स ऑफ लाइफ. और ये हमें सिखाता है, ये वैल्यू हमारे अंदर इम्पार्ट करता है कि हमारे ज़िंदगी में बहुत सारा ऐसा समय आता है जब हमें परेशानियों का सामना करना पड़ता है, चीज़ें हमारी विपरीत जाती है, हमारे इच्छा के अनुसार नहीं होता है, लेकिन उस समय भी अपने आप को किस तरह से स्ट्रॉन्ग बना के रखना है. वी हैव टू फेस एंड्योरेंस, मतलब अपनी सहन शक्ति बना के रखनी है और हमें हमारी कठिनाइयों का सामना करना है. Then little bit about the poem. This poem is about a little boy. ये पोएम एक छोटे लड़के के बारे में है. जैसा कि आपने टाइटल पढ़ा होगा, बॉल, दैट इज़ एसोसिएटेड विद चिल्ड्रन. छोटे बच्चे ही अक्सर बॉल से एसोसिएटेड, जब आप कहते हो ये वर्ड जब आपके दिमाग में आता है तो आप देखते हो, इमेजिन करते हो कि छोटे बच्चे खेल रहे हैं. तो बॉल इज़ ऑफन एसोसिएटेड विद लिटिल चिल्ड्रन. सो दिस स्टोरी इज़ अबाउट दिस पोएम इज़ अबाउट अ लिटिल बॉय. उसकी लाइफ में कैसे उसको लॉस का सामना करना पड़ता है और किस तरह का उसका इम्पैक्ट होता है, ये है. हु फॉर द फर्स्ट टाइम इज़ फेसिंग ग्रीफ आफ्टर द लॉस ऑफ मच बिलवेड पोजिशन हिज बॉल. उसका मच बिलवेड पोजिशन जो है, उसका जो बहुत ही प्यारी चीज़ है, उसकी बॉल, वो उसकी खो जाती है और ज़िंदगी में पहली बार उसको खोने का तकलीफ़, खोने की दुख जो होती है वो अनुभव करता है. मे बी फॉर अस द लॉस ऑफ बॉल इज़ ऑफ लिटिल इम्पोर्टेंस. हमारे लिए हो सकता है कि हम सोचें कि बॉल खोना कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, इसके लिए इतना ग्रीव्ड क्यों होना चाहिए, इतना दुखी क्यों होना चाहिए. आवर नेचुरल रिएक्शन मे बी दैट स्टिल देयर आर मेनी मोर बॉल्स. और हमारा ये नेचुरल रिएक्शन हो सकता है कि बॉल्स तो और भी मिल जाएंगे, तो एक बॉल खोने का इतना तकलीफ़ क्यों है. सो नीड नॉट वरी. और इसलिए उस बच्चे को इतनी ज़्यादा दुखी नहीं होना चाहिए, इतना ज़्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए. बट टू अ लिटिल बॉय दिस इज़ समथिंग डिफरेंट बिकॉज हिज इमोशंस आर अटैच टू इट. लेकिन एक छोटे बच्चे को जिसका इमोशन उस बॉल के साथ अटैच्ड हो, एसोसिएटेड हो, उसकी फीलिंग्स उस बॉल के साथ एसोसिएटेड है, उसने बहुत समय उस बॉल के साथ खेलते हुए अपने अच्छे दिन बिताए हैं, तो वो मेमोरीज उस बॉल के साथ एसोसिएटेड है, उसके लिए इसका खोना कुछ अलग ही सिग्निफिकेंस रखता है, इम्पोर्टेंस रखता है. वन कैन गेट अनदर बॉल विथ अ वेरी लेस अमाउंट ऑफ मनी. थोड़े ही पैसों में दूसरा बॉल आ जाता है, बट मनी इज़ एक्सटर्नल एंड इट कैन नॉट बाय बैक द मेमोरीज एंड
सेंटिमेंट्स अटैच टू इट। तो मनी जो है वो एक्सटर्नल है, मटेरियलिस्टिक है, ये हमारे इमोशंस और सेंटिमेंट्स को नहीं खरीद सकता, जो कि उस बॉल से एसोसिएटेड है, हमारी चीज़ों से एसोसिएटेड है। जब हमारी कोई प्यारी चीज़ खो जाती है तो वो पैसे से उसको रिप्लेस नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसके साथ हमारे सेंटिमेंट्स और मेमोरीज जो एसोसिएटेड होती हैं वो हम पैसे से नहीं खरीद सकते। बट डिस्पाइट ऑल ऑफ दिस वी हैव टू लर्न टू स्टैंड अप। लेकिन इन सब के बावजूद हमें सीखना पड़ता है फिर से लाइफ को फेस करना। ऑब्वियसली वी नीड टू बी स्ट्रॉन्ग एंड गेट ऑन विद आवर लाइफ। हमें बहुत ही मजबूत होना पड़ता है, दृढ़ संकल्पित होना पड़ता है, हमारी विल पावर स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए इरेस्पेक्टिव ऑफ द इनर ग्लू। क्योंकि हमारी चीज़ जब खोई है, हमसे दूर बिछड़ के जाती है, तो हम इंटरनली बहुत दुखी होते हैं, लेकिन दैट कैन नॉट स्टॉप आवर लाइफ फ्रॉम मूविंग। तो ये हमारी ज़िंदगी को रोक नहीं सकती, हमारी ज़िंदगी चलनी है और वो चलती रहती है, चीज़ें आती हैं जाती हैं। तो हमें अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए कि हम इस डिफ़िकल्टी को फेस कर सकें। दिस पोएम में बी इंटरप्रेटेड लिटरली एंड मेटाफोरिकली बोथ। लिटरल इसका मीनिंग है कि एक बच्चे का बॉल खो जाता है, जो हम वर्ड्स इसमें पढ़ते हैं, बट मेटाफोरिकली इट हैज़ अनदर मीनिंग। Literally, it is soulful picture of a little boy growing up and learning to deal with the loss of his beloved possession for the first time. Literally हम ये इसमें देखते हैं कि ये एक बहुत ही ज़्यादा जीवंत, सोलफुल जीवंत पिक्चर है, विविड इमेज है, जो क्रिएट किया है पोएट ने एक ऐसे बच्चे का कि जो कि अपना बहुत ही प्यारा बॉल खो देता है, और ये वो महसूस करता है अपनी ज़िंदगी में पहली बार, क्योंकि आज तक उसका कुछ भी ऐसा प्यारा खोया नहीं था। तो अपनी किसी प्यारी चीज़ को खोने की दुख को पहली बार वो महसूस करता है। मेटाफोरिकली मतलब सांकेतिक तौर पे, इट इज़ द स्टोरी ऑफ मैनकाइंड लर्निंग टू डील विद द लॉस ऑफ देयर प्रेशियस बिलोंगिंग्स और पीपल। मेटाफोरिकली ये हमें एक संदेश देता है कि हम सबको अपनी बहुत ही ज़्यादा कीमती प्रेशियस बिलोंगिंग्स, हमारी कीमती चीज़ें और हमारे प्यारे लोग अगर हमसे दूर हो जाएं तो किस तरह से हमें उसको सहन करना चाहिए और उसके बावजूद हमें अपनी ज़िंदगी को आगे लेके जाना चाहिए, उस तकलीफ़ को बर्दाश्त करके, एंड्योर करके। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस पोम। लेट अस रीड द पोम। What is the boy now who has lost his ball? What is he to do? I saw it go, merrily bouncing down the street and then merrily over. There it is in the water. पोइट कहते हैं कि क्या करेगा वो लड़का? What is the boy now? उसकी क्या सिचुएशन है? He thinks about the boy. वो एनालाइज करते हैं उस बच्चे की मेंटल कंडीशन, जिसने कि अभी अभी अपना बॉल खोया है, और वो क्या करेगा, ये वो कहते हैं कि व्हाट इज़ ही टू डू। अब उसे क्या करना चाहिए, अब वो क्या करेगा, क्योंकि उसका प्यारा पोजीशन खो गया है। और पोएट ने खुद देखा उसकी बॉल को जाते हुए, मेरीली बाउंसिंग, जो कि जंप कर रहा था, गेली, हैप्पीली। बॉल जब उछलता है तो उसको पोएट ने कंपेयर किया है कि हैप्पीली बाउंस कर रहा है डाउन द स्ट्रीट, गली के नीचे, एंड देन मेरीली ओवर, और उसके बाद वो खुशी ओवर हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, क्योंकि देयर इट इज़ इन द वाटर, पानी में चला जाता है उसका बॉल, पानी में चला जाता है, तो इसी के साथ खुशी ओवर हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। द पोएट इज़ टॉकिंग अबाउट अ बॉय हु हैज़ लॉस्ट हिज बॉल. He wants to know about his reaction. Further, he asks himself that what this boy will do after losing his ball. The poet has seen the ball going away from the boy. He says that the ball was jauntily jumping. Jauntily means gaily or happily jumping up and down in the street. This means that when the ball escaped from the boy's hand, it went into the street and later it slipped into the nearby river any other water body, because it is mentioned as water. पानी का कोई भी स्रोत होगा उसमें वो चला जाता है, जहाँ से कि वो उसे वापस नहीं ला सकता. तो चिल्ड्रन, दिस इज़ द फर्स्ट स्टैंजा. इन फैक्ट दिस पोएम इज़ रिटन इंटायरली इन अ सिंगल स्टैंजा. इसमें अलग अलग स्टैंजा नहीं है. तो ये पहले के जो आपके 4 लाइन्स हैं उसकी ये मीनिंग. देन लिटरल डिवाइस इज यूज्ड इन दिस लाइन्स. एनाफोरा
You see, if you have seen the video of poetic devices, you know what is anaphora. What is anaphora, children? Anaphora is repetition of the same word or phrase at the beginning of consecutive lines. तो ये what दोनों start हो रहा है, and here the third line and fourth line is starting with the same word merrily. तो these are two examples of anaphora. ये दोनों anaphora के example हो गए. दोनों sentence, दोनों line ऊपर और नीचे के same word से start हो रहे हैं, तो that is anaphora. Next poetic device is assonance, that is repeated vowel O. Boy now who lost, O has been repeated. Then imagery. When the poet says merrily bouncing down the street, it creates a kind of image in your brain. जब आप ये लाइन पढ़ते हो तो ये merrily bouncing आपके दिमाग में एक इमेज क्रिएट करती है. That's why it is poetic device imagery. And what is repeated in second line? What, that is repetition. Here it is repetition because this word has been repeated twice. This what has been repeated twice. Then last is merrily is personification, because this is the attribute or character trait of a human being. मेरीली हैप्पी होना ह्यूमन बीइंग का कैरेक्टर ट्रेट है. वो खुश हो सकता है, बॉल खुश नहीं हो सकता, तो बॉल को ह्यूमन बीइंग का ट्रेट दिया गया है. दैट्स वाई इट इज़ एग्जाम्पल ऑफ पर्सोनिफिकेशन. नाउ चिल्ड्रन यू सी देयर इज़ नो डेफिनेट राइमिंग स्कीम. यहाँ पे कोई भी आपको एंड में वर्ड्स एक दूसरे के साथ राइम नहीं कर रहे हैं. दैट्स वाई इट इज़ रिटन इन ब्लैंक वर्ड्स. कोई भी राइम स्कीम नहीं है. दैट्स वाई द पोएम इज रिटन इन ब्लैंक वर्ड्स. नाउ लेट अस सी द second few lines. No use to say oh there are other balls. अगर पोइट उसको कहता है, क्योंकि उसने खुद देखा है वो बॉल को पानी में जाते हुए, कहता है अगर, तो उसका कोई यूज़ नहीं है, सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंस नहीं है उस बच्चे को कंसोल करने के लिए. अगर कहता है कि दूसरे बॉल मिल जाएंगे तुम्हें. An ultimate shaking grief fixes the boy because his memories, his sentiments are associated with that ball. तो उस बॉल के पानी में जाने से बच्चे पे क्या असर पड़ता है? An ultimate shaking grief, a grief, sadness which is extreme, ultimate, बहुत ही ज़्यादा है. उसको shaking grief means he is trembling with sadness. And फिक्सेस मीन्स ही इज़ अनेबल टू मूव. अपनी जगह पे वो हक्का बक्का डम्बस्ट्रक खड़ा रह जाता है. इतना ज़्यादा वो दुखी हो जाता है अपने बॉल को देख के. एज ही स्टैंड्स रिजिड इमूवेबल, कोई भी उसमें मोशन नहीं होता, बिल्कुल रिजिड अपनी जगह पे स्टिफ खड़ा रह जाता है. ट्रेम्बलिंग मीन्स शेकिंग विद सैडनेस, ग्रीफ, दुख से वो कांपने लग जाता है. स्टेयरिंग डाउन, स्टेयरिंग गेजिंग कंटिन्यूसली, उसको घूरता हुआ नीचे पानी को देखता रहता है जहाँ पे अभी अभी उसकी बॉल गई है. ऑल हिज यंग डेज इन टू द हार्बर वेयर हिज बॉल वेंट एंड ही स्पेंड सम टाइम. और इस तरह से उसका कुछ समय बीतता है उस जगह पे जहाँ पे कि उसने अपना बॉल खोया है. हार्बर इज़ अ प्लेस वेयर द शिप्स कम एंड स्टैंड. हार्बर करते हैं तो डॉकयार्ड जो होता है वहाँ पे, उस जगह पे जहाँ पे रिवर में वो पानी ओशन के उस पोर्शन में जहाँ पे कि उसका बॉल डूबा है, वहाँ पे वो खड़े होके काफ़ी समय तक, उस शोर पे खड़े होके वो काफ़ी समय तक देखता रहता है उस जगह को जहाँ पे उसका बॉल उससे अलग हुआ. हिज बॉल वेंट. आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम. इंट्रूड मीन्स the poet doesn't want to interfere in his sadness. उसका इमोशनल ट्रॉमा जो वो फेस कर रहा है उसमें पोएट इंट्रूड नहीं करना चाहता, इंटरफेयर नहीं करना चाहता. अ डाइम अनदर बॉल इज़ वर्थलेस. अ डाइम इज़ सम मनी. अगर वो उसके बदले उसको ऑफ़र करता है कुछ पैसे या दूसरा बॉल, दैट इज़ वर्थलेस, यूजलेस, वो उसके काम नहीं आएगा. नाउ ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी. क्यों वर्थलेस है? बिकॉज इट कैन नॉट ब्रिंग बैक इमोशंस एसोसिएटेड विद दैट बॉल विच ही हैज़ लॉस्ट.
तो उसके इमोशंस, जो उसके सेंटिमेंट्स, फीलिंग्स उसके साथ अटैच थे, वो कोई भी पैसा या कोई दूसरा बॉल वापस नहीं लेके आ सकता। तो ये बच्चा क्या सेंस कर रहा है? हिज फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू हैंडल हिज इमोशंस। अब उसके पास जिम्मेवारी आ गई है कि उसको अपने इमोशंस को हैंडल करना है, अपनी लाइफ को कैरी फॉरवर्ड करना है, आगे लेके जाना है। तो अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है, अपने दुख को ओवर पावर करना है। ये उसकी फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो वो फेस कर रहा है। इसलिए पोएट इसको इंट्रूड नहीं कर रहा है, उसको इंटरफेयर नहीं कर रहा है। वो चाहता है कि वो इस लॉस को एंड्योर करे, सहन करे, ताकि ज़िंदगी में इस तरह की परेशानियाँ उसको आगे आए तो भी वो स्ट्रॉन्ग स्टैंड हो सके उनके अगेंस्ट। लेट अस सी, there are some difficult words which here meaning is given of those words. Dime is 10 cent in US. The poet says that there is no benefit of consoling the boy. Consoling मतलब ढाढ़स बंधाना, सांत्वना देना, by saying that he will get another ball because the boy is feeling very sad. बहुत ज़्यादा दुखी है, तो उसको कंसोल करने का कोई मतलब नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है. He is extremely grieved because all the memories of the childhood days went down the harbour with the ball. उस डॉकयार्ड में डॉक के साथ, उस किनारे के साथ, पानी के किनारे पे जहाँ पे वो खड़ा है, जहाँ उसकी बॉल उससे दूर हुई है, तो उस पोर्ट पे वो खड़े होके देख रहा है और उसके बॉल के साथ उसके बचपन के वो दिन, उनकी मेमोरीज भी वहाँ पे गुम हो गई है. Here the poet says that the boy is very sad. बहुत दुखी है. As the ball which has now gone into the water reminds him of all those sweet memories. कहता है कि वो उसको उसके पुराने दिनों की याद दिलाती है, तो इसलिए वो बहुत ही ज़्यादा दुखी है. Of the times when he owned it, जब ये उसका अपना था, बॉल उसके पास था, तो किस तरह से वो इसके साथ टाइम स्पेंड करता था, खेला करता था, तो वो स्वीट मेमोरीज एसोसिएटेड है, इसलिए वो बहुत दुखी है. This loss is unbearable for him. बर्दाश्त करने से बाहर है, बर्दाश्त के बाहर है. Unbearable for him and he is grief stricken. बहुत ही ज़्यादा दुख से भरा हुआ है. The poet says that he can't even tell the boy to take some money from him in order to buy another ball. पोएट कहता है कि वो उस बच्चे को ये भी नहीं कह सकता कि वो उससे कुछ पैसे ले ले और दूसरा बॉल खरीद ले. He says so because the new ball will not bring the sense of belonging to the boy. जो सेंस ऑफ बिलोंगिंग था, जो एसोसिएटेड था उसके पहले बॉल से, वो लेके नहीं आ सकता, वो परचेज करके नहीं मिल सकता. Further, the poet says that the time has come for the boy to learn the responsibility of taking care of his things. तो ये समय आ गया है जब उसको सीखना चाहिए कि अपनी चीज़ों का ख्याल कैसे रखते हैं, और साथ के साथ उसको ये भी सीखना है कि अगर हमें ज़िंदगी में कोई परेशानी आ रही है, कोई दुख आ रहा है, तो उसका कैसे फेस करना है, उसका सामना कैसे करना है. Literary devices used these lines are repetition, use of ball has been repeated in these lines. अब देखो यहाँ पे बॉल रिपीट हो रहा है. Okay, we'll discuss this perhaps if this repetition means in one line there should be repeated word, so we do not get, so you can exclude this poetic device. ये आप यहाँ से हटा देना क्योंकि ये आपका इसमें नहीं है, बॉल रिपीटेड नहीं है. perhaps Esyndeton is a poetic device where there is no use of conjunction. कोई भी conjunction use नहीं होता. A dime, another ball. Here you see in this line, देखिए यहाँ पे a dime और another ball. Here a conjunction is needed, or conjunction is needed, but since it had been omitted, conjunction omit कर दिया गया है, that's why this poetic device is esyndeton.
Then ball went. This is the example of personification. यहाँ पे द बॉल वेंट जहाँ पे कहा गया है हिज बॉल वेंट, बॉल अपने आप नहीं जा सकता, बॉल गेट्स थ्रोन, तो ये यहाँ पे बॉल को पर्सोनिफाइड किया गया है, मीन्स ह्यूमन ट्रेट दिया गया है, उसका बॉल चला गया. सो दैट इज एग्जाम्पल ऑफ पर्सोनिफिकेशन. चिल्ड्रन, लेट अस डिस्कस द लास्ट paragraph. Although this poem is long, but for you only few lines are left. In a world of possessions, people will take balls. In last few lines the poet says, in a world of possessions, ये world which is in materialistic world, it is full of possessions. हमें अपना कहने के लिए बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं. Since our childhood we start realizing this is my own. तो ये हम ऐसे समझने लगते हैं बच्चे शुरू से ही, ये मेरी खेलने की चीज़ें हैं, ये मेरे मम्मी, ये मेरे पापा हैं. तो दिस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड इज़ रिप्लीट विथ पोजेशंस. हमें अपना कहने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं. पीपल विल टेक बॉल्स, बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज. लिटिल बॉय एंड नो वन बाइज अ बॉल बैक. मनी इज़ एक्सटर्नल, ही इज़ लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डिस्परेट आइज दिस epistemology of loss. How to stand up, knowing that every man must one day know, and most know many days how to stand up. Most of us should know. तो ये इसमें कहते हैं पोएट, here desperate means hopelessness. Epistemology is the Greek word which means knowledge, जानकारी, ज्ञान, हमारे होने का ज्ञान, हमारी कंडीशन का ज्ञान, नॉलेज जो है दैट इज एपिस्टेमोलॉजी. द नॉलेज ऑफ आवर सराउंडिंग, द नॉलेज ऑफ आवर ओन. Here the poet says that the boy has to learn that in this materialistic world many of his belongings will be lost, and at times people may steal his possessions. People may steal his possessions. The poet may wants to say that he may have to compromise with the choices and belongings as compelled by the circumstances when he says the people will take the ball. कभी कभी हमारी ज़िंदगी में ऐसा आता है कि हमें अपनी चॉइस, हमारी चॉइसेस थिंग जो होती है वो हमें नहीं मिलती है, हमें दूसरों के लिए उसको सैक्रिफाइस करना पड़ता है. तो यहाँ पे पोइट का यही मतलब है कि पीपल विल टेक द बॉल, दे विल टेक द थिंग विच यू लाइक द मोस्ट. तो दूसरे लोग उसको, अपॉर्चुनिटी को, उस थिंग को लेके जा सकते हैं. सो ही सेज दैट ही हैज़ टू लर्न टू लिव विदाउट देम. तो उस बच्चे को सीखना है कि कैसे उनके बिना ज़िंदगी आगे लेके जानी है. ही सेज नो वन कैन बाय बैक सच थिंग्स. और कहते हैं कि ऐसी चीज़ें कोई उसको ख़रीद के वापस नहीं देगा. The poet said so because according to him money can't buy you the sense of belongingness. जो हमारी बिलोंगिंगनेस है, अपनापन है, वो पैसे से नहीं खरीदा जा सकता, जो कि हमारी चीज़ों के साथ एसोसिएटेड होता है. He says that the boy is learning how to stand up against the sense of loss. तो ये बच्चा सीख रहा है कि सेंस ऑफ लॉस से किस तरह से ओवरकम करना है. This means that the boy is trying to learn the real and the harsh truth of life. Real और harsh truth, बहुत ही मुश्किल जो सच्चाई है ज़िंदगी की वो क्या है, which states that you have to accept the loss in your life and stand up again. मतलब हमारी ज़िंदगी में सेटबैक्स आते रहते हैं, परेशानियाँ आती रहती हैं, उन्हें हमें एक्सेप्ट करना है और अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाना है. This poem goes to show how all throughout your life you will be forced to do things that you don't want to do. तो काफ़ी समय हमें ऐसी चीज़ें करनी पड़ती है जो हम नहीं करना चाहते हैं. And you will lose or have to give up the things that you love. और कभी कभी आपको वो चीज़ें खोनी पड़ती हैं या आपको वो चीज़ों को गिव अप, त्यागना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है जिससे आप बहुत प्यार करते हो. बट डिस्पाइट दिस यू विल हैव टू लर्न टू स्टैंड अप, टू बी स्ट्रॉन्ग एंड गेट ऑन विथ योर लाइफ नो मैटर हाउ मच इट हर्ट्स इनसाइड. कितनी भी आपको अंदर से तकलीफ़ हो, कितनी भी आपकी प्यारी चीज़ खो गई हो, लेकिन ज़िंदगी का नाम चलते रहना है, इसलिए हमें आगे बढ़ना पड़ता है उस तकलीफ़ के साथ और उस तकलीफ़ के ऊपर कंट्रोल करके.
Children literary devices used in this poem are alliteration, use of B sound buys a ball back, repeated B sound. Then assonance, use of vowel, sound E, he, learning well behind desperate eyes. E has been repeated, E sound has been repeated in this line. Repetition, ball word is repeated. You can see ball has been repeated in this para several times, but it cannot stand for repetition. So here also repetition is when, repetition तभी आता है जब एक लाइन में वो वर्ड बार बार आता है, तो repetition ये यहाँ पे नहीं है. Rhyme scheme, there is no particular rhyme scheme that we have discussed in the beginning. It is written in blank verse. So key points of this poem are, the little boy has lost his ball. मेन पॉइंट्स हैं जो इस पोम के, वो हम एक बार फिर से रिवाइज कर लें क्या क्या हमने इस पोम में जाना. जिस्ट ऑफ द पोम, ही कैन बाई बैक मेनी बॉल्स बट ही हैज़ वेरी डीप इमोशनल अटैचमेंट एंड मेमोरीज एसोसिएटेड विद दैट बॉल. वो बॉल के साथ उसकी मेमोरीज और अटैचमेंट है. सो ही रिग्रेट्स ओवर द लॉस ऑफ द बॉल, वो पछताता है, दुखी होता है, रिग्रेट करता है. द पोएट इज इनडायरेक्टली ट्राइंग टू टेल अस that we should learn how to cope up with the loss. हमें किस तरह से stand होना है loss के phase में. And money is external, that is we can't buy memories with money. हम यादें नहीं खरीद सकते क्योंकि ये external है, material है. We all should learn our responsibility and learn to cope up with the loss. हमें अपनी responsibility समझनी चाहिए और तकलीफ़ या किसी चीज़ के खो जाने के सिचुएशन में किस तरह से हमें वापस बाउंस बैक करना है, अपनी स्थिति को, अपने मेंटल सिचुएशन को, मेंटल कंडीशन को कंट्रोल करके और आगे बढ़ना है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द बॉल पोम. आई होप you understood, and if you have any doubt you can ask on your group.